नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा। ये दिसंबर 2023 का टेट है। चलिए शुरू करें फिर हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, एमआरपी स्टैंड फॉर। एमआरपी जो है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, एमआरपी का जो फुल फॉर्म है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब ये एमआरपी होती क्या है? एमआरपी जो है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसमें जो आपको सेलिंग प्राइस लिखा होता है वो एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जिसमें कोई भी रिटेलर एक प्रोडक्ट को उस वैल्यू में बेच सकता है। मतलब मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में लिखा हुआ है 10 रुपीज और इससे ज्यादा मतलब 11 रुपीज में वो नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है ना। वो एक इसका एक लिमिट लग जाती है इसके अंदर कि उसको उससे ज्यादा मात्रा में नहीं बेचा जा सकता है, ठीक है। ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो कि एंड कंज्यूमर को बेचा जाएगा प्रोडक्ट उसमें, ठीक है ना। इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहा जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, देखो ये 2023 का पेपर है तो इसमें पुराना ही आया होगा। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। हालांकि आपको पता ही है इन सब में टॉप करने वाला तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग होगा ये क्वेश्चन। तो यहां पे है श्रीलंका। उस समय 2023 के अंदर जो था श्रीलंका जो था अमंग दीज 4 सबसे ज्यादा हाई रैंक के साथ था, ठीक है। चलिए जी, अब हम 2025 की करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो 2025 में सबसे ज्यादा जो रैंक रहा है वो रहा है आइसलैंड का और उसके बाद नॉर्वे का। देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितनी भी रहती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मतलब जो यूरोपियन की वो कंट्रीज जो कि नॉर्वे, फिनलैंड है ना, वो आती हैं, उनको हम स्कैंडिनेवियन बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये नंबर 1 रही है, नंबर 2 रही है। इस तरह से इंडिया का जो रैंक रहा है वो क्या है? तो भाई इंडिया का रैंक रहा है 130, ठीक है। टोटल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक था वो था 130 और ये 2025 की बात हो रही है, ठीक। यहां तक फर्स्ट किसने किया? आइसलैंड, फिर उसके बाद नॉर्वे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है करंट अफेयर के हिसाब से। तो 2025 की जो थीम थी वो क्या थी? तो वो थी अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द ईयर ऑफ AI, ठीक है। इन द ईयर ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में क्या चॉइस रहेगी, क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, ठीक है ना। तो उससे संबंधित जो है ये थीम आई थी, ठीक है। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द ईयर या इन द एज कर लीजिए आप, एज ऑफ AI, ठीक है। ये इसकी थीम रही थी 2025 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारा। दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है, जारी कौन करता है भाई? तो ये करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? तो ये 1965 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी बन जाता है हमारे पास यहाँ पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 1965 में बना था और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। 2025 के अकॉर्डिंग जो है सबसे टॉप किसने किया था? तो फिनलैंड ने, आइसलैंड ने और उसके बाद नॉर्वे ने। इंडिया का रैंक क्या था? 130 था, ठीक है। और थीम क्या थी? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ AI। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपने। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर जो था श्रीलंका था, ठीक है। श्रीलंका ने बेटर किया था बाकी कंट्री से। अगला क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है? ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सारी जो लेयर्स हैं उनके बारे में कर लेते हैं।
ठीक, तो इस तरह से देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहली जो लेयर है उसको बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल में और क्या क्या क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं, तो मान लीजिए कि हम जो लोग हैं, ठीक है, ज्यादातर कहां क्षोभ मंडल में है, ये मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, यहां पे आपको बादल मिलेंगे, यहीं पे आपको बारिश मिलेगी, तूफान मिलेंगे। तो मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं, जैसे कि तूफान का आना, बादल का बादल से बारिश गिरना, ओलावृष्टि करना, बर्फ गिरना, ये सभी चीजें कहां होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, राइट। तो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। दूसरी परत आती है हमारे पास समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था, सेकंड लेयर कौन सी है? तो स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर में दो तीन चीजें मैक्सिमम पेपर में पूछी जाती हैं। पहली क्या है? तो जितने भी वायु विमान हैं, मतलब जहाज हैं, वो कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में, क्योंकि मौसम संबंधित घटनाएं ट्रोपोस्फियर में होती है, मतलब यहां पे तो जहाजों को बादलों से ऊपर आना है, ठीक है, ताकि बिजली, बारिश, टर्बुलेंस जो होता है प्लेन में वो ना हो। तो प्लेन कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में। ठीक है, अब यहां पे प्लेन जेट जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती है, वो एक गैस, पर्टिकुलर गैस को अफेक्ट करती है, जिसका नाम है ओजोन परत। ठीक है, तो ओजोन परत कहां मिलेगी? तो ओजोन भी आपको समताप मंडल में ही मिलती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने। एक क्वेश्चन आता है कि हाइट के साथ जाने पे टेम्परेचर घटता है, कहां पे? तो क्षोभ मंडल में जितनी आप ऊंचाई में जाओगे उतना तापमान जो है घटता जाएगा। समताप मंडल में जितने आप ऊपर जाओगे तापमान भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसमें टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, मीजोस्फियर। ठीक है, मीजोस्फियर। ठीक, इसमें ज्यादा कोई वो चीज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से नहीं बनते हैं। इसके बाद आपका आयन मंडल आता है, आयनोस्फियर, आयन मंडल, आयनोस्फियर। आयनोस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भेजी गई जो तरंगे होती हैं, कौन सी? रेडियो तरंगे। ठीक है, वेव्स जो हैं वो वापस से रिफ्लेक्ट की जाती हैं आयन मंडल से। आयन मंडल इसका नाम इसीलिए है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं एयर के, वो बहुत ही पतले हो जाते हैं, मतलब यहां पे एयर बहुत ही पतली हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर्षण करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज अगर अंतरिक्ष से नीचे को गिरेगी पृथ्वी की तरफ को, तो वो आग पकड़ लेती है। तो कहां पकड़ेगी? आयन मंडल में पकड़ेगी। मान लो उल्का पिंड गिर रहा है, कोई सैटेलाइट गिर रही है, कुछ भी, तो वो कहां आग पकड़ेगी? आयन मंडल में। तो आयन मंडल में दो चीजें याद रखनी है आपने, एक तो रेडियो तरंगे जो हैं वो उत्सर्जित करती है, रिफ्लेक्ट करेंगी वहां से, ठीक है। दूसरा, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आग पकड़ लेता है अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो। इसके बाद आता है बाह्य मंडल, एक्सोस्फियर, सबसे बाहर का, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यूनिवर्स या फिर अंतरिक्ष जो है वो शुरू हो जाता है। क्लियर? यहां पे क्वेश्चन आपको यही बनते हैं, ठीक, कि मौसम संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो कहां घटेगी? तो वो क्षोभ मंडल में। ठीक है, जहाज कहां उड़ते हैं? समताप मंडल में। ओजोन परत कहां मिलेगी? समताप मंडल में। रेडियो तरंगे कहां से रिफ्लेक्ट करती हैं, परावर्तित करती हैं? तो आयन मंडल से। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, तो यही क्वेश्चन था यहाँ पे। सेकंड लेयर कौन सी थी? तो स्ट्रेटोस्फियर सेकंड है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर मीजो थर्ड आती है, फोर्थ आती है आइनोस्फियर, और फिफ्थ आती है एक्सोस्फियर, बाह्य मंडल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी जो बुक है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो देखिए, ये नवरत्नों में से एक था। आईने अकबरी मतलब अकबर के टाइम पे जो नवरत्न हुआ करते थे उसमें से। तो ये है अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल ये राइटर हैं, इन्होंने ये लिखी है। देखिए, नवरत्नों में कौन कौन थे? टोडरमल एक इकोनॉमिस्ट थे, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड थे वो। बीरबल हुआ करते थे, तानसेन हुआ करते थे, मानसिंह थे, फैजी थे, वो सब लोग थे जिसमें नवरत्न थे। अच्छा, नवरत्न और किस राजा के समय में रहे हैं? तो चंद्रगुप्त टू, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके समय में भी आपको नवरत्न देखने को
मिलेंगे। और अष्टप्रधान किसके टाइम में थे? तो शिवाजी के टाइम में, ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी के टाइम में थे। तो ये आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी हुई है, ठीक है ना। बस ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट इज द राइट टू वोट? राइट टू वोट जो है वो किस प्रकार का एक अधिकार है, ठीक है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, कुछ आपके क्या बोलते हैं, लीगल राइट होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन है हमारे पास सोशल राइट, मॉरल, नेचुरल और पॉलिटिकल। तो देखिए इसको तो हम बोलेंगे पॉलिटिकल, कानूनी अधिकार, लेकिन इसको टर्म जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है लीगल राइट। पर यहां पे आंसर पॉलिटिकल राइट भी माना जाएगा। देखो वोट देने का अधिकार जो है एक फंडामेंटल तो नहीं है, ठीक है, पर लेकिन लीगल राइट है, मतलब कानून ने हमें वोट देने का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये लीगल राइट है, कानूनी अधिकार, वोट देने का अधिकार। तो देखिए वोट जो है आपका, ये जो इलेक्शन कमीशन आता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के तहत 326 आर्टिकल में 18 साल से ऊपर के लोग जो वयस्क हैं उसको मताधिकार का राइट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो उसको वोटर्स राइट जो है वो बोल दिया जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो देखिए अभी ये पता ही हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, कौटिल्य, इनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम विष्णु गुप्त भी बोलते हैं, ठीक है, विष्णु गुप्त भी बोलते हैं, ठीक, क्लियर, राइट, विष्णु गुप्त भी बोलते हैं, नु या फिर न, चलिए जो भी लगा लीजिए, विष्णु, ठीक, विष्णु गुप्त जो है बोला जाता है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो यहां पे चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है और अशोका है। चलो ये तो राइटर नहीं मिलेंगे आपको, पर कौटिल्य की एक बुक याद रखनी आपने। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, ठीक। साथ ही में ये जो हमारी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहां के चांसलर भी हुआ करते थे, तो वो भी ध्यान रखना आपने। अर्थशास्त्र जो है ये इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक नहीं है, ये है आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन नाम इसका अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड औरंगजेब डाइड? औरंगजेब की मृत्यु जो है वो कब हुई है? तो 1707 ईस्वी में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे इनकी डेथ हुई है। तो ये भी ध्यान रखना आपने, जिसको हम दौलताबाद पहले बोला जाता था, औरंगाबाद को दौलताबाद भी बोलते थे, वहां पे इनकी मृत्यु हुई है। वहीं पे ही इन्होंने बीबी का मकबरा भी बनाया है, जिसको हम काला या फिर दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं, ठीक है ना, अपनी बीवी ज़ैला के नाम पे इन्होंने वो बनाया था वहां पे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो पुरी में है ये जगन्नाथ मंदिर, पुरी में मिलेगा आपको। कहां मिलेगा? उड़ीसा के अंदर, ठीक है। सूर्य मंदिर जो है वो भी कोणार्क में मिलेगा। कहां है कोणार्क? भी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के पुरी जगह में, वहां मिलेगा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज रोहतांग पास लोकेटेड? बहुत ही बेसिक है ये तो भाई, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको, पीर पंजाल में है, ठीक, रोहतांग पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्रासलैंड आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका? उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के ग्रासलैंड जो हैं बहुत से एग्जाम इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, हम मैक्सिमम जो है कर लेंगे यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें हम, तो वहां पे कौन सी पड़ते हैं? तो वहां पड़ते हैं प्रेयरी घास के मैदान, ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान। तो ये ध्यान रखना आपने। पंपास कहां मिलेंगे? स्टेपीज है ये, स्टंपो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, स्टेपीज इसका नाम है, स्टेपी बोलते हैं इनको, स्टेपी, ठीक है। तो स्टेपी और टाएगा जो हैं ये दोनों ही घास के मैदान आपको यूरोप में
और साथ में उत्तरी एशिया में देखने को मिलेगा। नॉर्थ एशिया के अंदर कौन कौन से? स्टेपी और टाइगा। ठीक है, ये कहां मिलेंगे? यूरोप में और उत्तरी एशिया के अंदर। तो ये ध्यान रखना है। प्रेरी हमने पढ़ लिया, कहां मिलेंगे? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ज्यादातर दिखने को मिलते हैं ये, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पंपास की। पंपास, ठीक है, पंपास जो घास के मैदान हैं ये मिलेंगे आपको अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना जो कंट्री है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जो अर्जेंटीना है वहां पे मिलेंगे आपको पंपास। ठीक है, वेल्ड, वेल्ड ये मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में। डाउन्स मिलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, डाउन बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, स्टेपी आ जाता है, प्रेरी आता है, पंपास जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो आते हैं हमारे एक और, सवाना घास के मैदान। ये भी आपके पूरे अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा, सवाना घास के मैदान। कहां पे? अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद कंपोस या फिर लेनोस, लेनोस ये दोनों ही ब्राजील में, दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेंगे। कंपोस भी और लेनोस भी। ठीक है, ये दोनों कहां मिलेंगे? बोलीविया, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो आपकी कंट्रीज आती हैं, बोलीविया हो गई, ब्राजील हो गई, ठीक है, कोलंबिया हो गई, उनमें जो है देखने को वो मिलेंगे वहां पे। ठीक है, सेल्वास एक और है ब्राजील के अंदर जिसका नाम है सेल्वास, सेल्वास घास के मैदान, ये भी ब्राजील में आपको मिलेंगे। कैंटबरी एक आता है हमारे पास, कैंटबरी, कैंटबरी ये मिलेगा आपको न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के अंदर। क्लियर है? तो एक बार रिपीट, कैंटबरी न्यूजीलैंड के अंदर, सवाना घास के मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेंगे आपको, जो अफ्रीका का जो पठारी क्षेत्र है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेट्यू है, वहां देखने को मिलेंगे। डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, सेल्वास जो है ब्राजील में मिलेंगे। कंपोस और लेनोस ये कोलंबिया, बोलीविया और ब्राजील में मिलेंगे। ठीक है, टाइगा और स्टेपी यूरोप और एशिया के क्षेत्रों में मिलते हैं। पंपास अर्जेंटीना में मिलेंगे। प्रेरी घास के मैदान यूएसए में मिलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से चलिए, तो ध्यान रखना है प्रेरीज, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कॉल्ड अ कंज्यूमर, उपभोक्ता किसको बोलते हैं? तो उपभोक्ता कौन होगा? द पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट, वो व्यक्ति जो कि कोई वस्तु को खरीदता है, उसको कंज्यूम करता है। ठीक है ना, खरीदता है और कंज्यूम करता है, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ? इसको हम तवा मत्स्य संघ भी बोल सकते हैं, टीएमएस। इसको फिश फेडरेशन कहा गया था। ठीक है, ये जो फिश फेडरेशन है तकरीबन 1992 से 1994 के बीच में जो है ये बनाई गई थी। देखिए, तवा नदी जो है वो नर्मदा की एक सहायक नदी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहां पे एक स्पेसिफिक ट्राइब रहती है। तो उस समय क्या था, पीसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए फिशरी, मतलब फिश हंटिंग बोल दीजिए, तो वो रोक लगाया गया था। तो इन्होंने कहा था, इस ट्राइब ने कहा था कि ये जो है हमारा काम ही है, हम ट्राइबल मतलब लोग हैं और हमारा काम मछली पकड़ना है। तो इसको वो इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो किया था। तो राइट टू फिश, मछली पकड़ने के लिए राइट, जो अधिकार थे इस ट्राइब के अपने, क्योंकि इनका वो मुख्य कार्य हुआ करता था, तो बस उसके लिए इन्होंने ये एक ग्रुप बनाया था 1992 से 1994 के बीच में। पर 4 याद रखना आपने मेनली तौर पे। ठीक है, तवा मत्स्य संघ कहां पे? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, वो याद रखना आपने, मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी? तो देखिए, शेरशाह सूरी, पहली बात तो अगर हम बात करें कब इसका टाइम पढ़ते हैं हम, तो
40 से लेकर 45 तक बीच में ये भारत का जो है राजा बना हुआ था। ठीक है, इसका बचपन का जो नाम था वो क्या था भाई? फरीद था। इसका जो एक्चुअल में नाम था फरीद था। शेरशाह सूरी, सूरवंश का था ये। तो इसको शेर का उपाधि किसने दी थी भाई? तो बहार खान ने दी थी, बहार खां लोहानी, है ना, इन्होंने इसको शेर की जो है उपाधि दी थी, लोहानी ने। ठीक, कब दी थी? तो चौसा का युद्ध हुआ था भाई, चौसा का युद्ध 1539 में। फिर आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था, कब? 1540 में। उस कन्नौज के युद्ध के बाद फिर ये राजा बन गया था दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है ना, 1540 में फिर ये हुमायूं को हरा के जो है उसको भागने में मजबूर कर देता है। हुमायूं चला जाता है फिर वहां से दिल्ली सल्तनत से, और फिर ये राज करता है। अपने शासन काल के टाइम में इसने सिंधु नदी से पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करने के लिए एक सड़क बनाई थी जिसका नाम था शेरशाह सूरी मार्ग या शेरशाह मार्ग, जिसको बाद में जीटी रोड भी बोलते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा गया था फिर उसको बाद में। ठीक है, वो किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो चौसा का युद्ध याद रखना है। कौन कौन? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। तो जीतता कौन है? सूरी जीत जाता है। अगला जो था, अच्छा इसमें बहुत फनी चीज है कि जब हुमायूं हारा था इसमें, ठीक है, चौसे के युद्ध में, तो बिहार में या फिर गंगा नदी में गिर जाता है वो। तो उसको वहां पे क्या होता है, हुमायूं को एक भिश्ती था जो उसको बचा लेता है। ठीक है, और भिश्ती जब वो उसको बचाता है तो हुमायूं मतलब एज अ अवार्ड उसको एक दिन का बादशाह बनाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक दिन का बादशाह किसने बनाया था? हुमायूं ने बनाया था एक भिश्ती को, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। तैरना नहीं आता था तो उसने जान बचाई उसकी। अच्छा, उस भिश्ती ने एक दिन के लिए जो बादशाह बना तो क्या किया उसने? चमड़े के सिक्के जो है उसने फिर चलाए थे वहां पे, वो याद रखना है आपने। बाकी फिर कन्नौज का युद्ध 40 में फिर उसको भागना ही पड़ गया था। ठीक है, फिर वो चला जाता है वहां से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अकर इन द वर्ल्ड? ये बहुत बार यूज मतलब हो चुका है, ये बहुत बार हमने बात की है। 1929 में आर्थिक मंदी से गुजर रहा था विश्व, बहुत बुरे हाल थे स्पेशली यूएसए के अंदर। ठीक है, मार्केट जो थी वो क्रैश कर गई थी उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड फॉर टोटल रिवॉल्यूशन? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो देखिए, पहली बात तो संपूर्ण क्रांति जो है ये 1974 में आई थी। कहां आई थी भाई? बिहार में आई थी। ठीक है, अब बिहार में इसको कौन लेके आया था? तो जयप्रकाश नारायण लेके आए थे। डी वुड बी द राइट आंसर। अब ये है क्या? ये कौन सा रेवोल्यूशन है ये? क्या ये ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह क्रांति है ये? जी नहीं, वैसा नहीं है ये। टोटल रेवोल्यूशन, ये संपूर्ण क्रांति जो थी एक तरह से, ये थी बिहार में जो क्या कहते हैं उसे, बैड गवर्नेंस जो चल रहा था, मतलब वहां पे जो पॉलिटिकल करप्शन चल रहा था उसको रोकने के लिए ये इन्होंने चलाया हुआ था, करप्शन को रोकने के लिए। कहां पे? बिहार में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखना है। लोकनायक भी इनको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो ये 1974 में बिहार में चलाया गया था करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द पंडित नेहरूज पॉलिटिकल सक्सेसर? पंडित नेहरू की राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन थे? देखिए, इस क्वेश्चन से हमारा मतलब है कि जब 1952 से लेकर 1964 तक वो प्रधानमंत्री बने थे, 64 के बाद जब उनकी डेथ हो गई थी कार्यकाल के दौरान, तो कौन उनके बाद जो है वो यहां पर आए थे। ठीक है, तो उनके अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? तो ये ध्यान रखना है आपने, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 में जो है क्या बनाए गए थे? दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पर ध्यान दें, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर, या हमने पढ़ा जब भी कोई प्रेसिडेंट मर जाता है, प्रेसिडेंट या फिर अपना कार्यकाल छोड़ देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज कौन सा? एक्टिव प्रेसिडेंट, सॉरी, कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है। तो उस समय तो हमारे पास वाइस पीएम भी हुआ करते थे, उप प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, उस समय हुआ करते थे। अब नहीं है ये पोस्ट, पर पहले हुआ करती थी। तो उन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पे काम किया है।
ये कौन थे भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री? तो ये याद रखना आपने, ये थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गुलजारी लाल नंदा जो थे भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। मतलब जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई, जब पोस्ट खाली होगी, तो उसके बाद गुलजारी लाल नंदा कुछ ही दिनों के लिए, मान लो 10-15 दिन या फिर 1 महीना, उसके लिए प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे। फिर उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री जो है बनाया गया था। ठीक है, 64 से 66 तक बने थे ये। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानावती कमीशन इज रिलेटेड टू, नानावती कमीशन जो है वो किससे संबंधित है? ठीक, तो नानावती कमीशन जो है, अच्छा, ये 2000 में बनाया गया। नानावती कमीशन जो है एग्जैक्टली 2000 ईयर जो है, साल, उस समय बनाया गया था। ये जीटी नानावती इनका नाम है, जस्टिस जीटी नानावती। ठीक है, जीटी मतलब इनका नाम है गिरीश ठाकुर लाल, समथिंग ऐसा नाम इनका कुछ है, गिरीश ठाकुर लाल नानावती। 2000 में बनाया गया था, जस्टिस थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट से। इनको क्या चेक करना था? एंटी सिख राइट, जो सिखों के दंगे हुए थे, कब हुए थे भाई? अब वो हुए थे 1944 में, सॉरी 84 में, 1984 में। देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। 82 से वहां पे राइट शुरू हो गए थे धीरे पनपना। वहां पे कुछ ऐसे दल थे जिनका ये मानना था कि जैसे अभी प्रेजेंट समय भी हो रहा है कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है, वो उस समय भी था। तो उन्होंने कुछ ऐसे दल बना दिए थे जो कि एक तरह से उग्रवादी की तरह काम कर रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है। फिर वो गोल्डन टेम्पल में जाकर छुप गए थे, जिसकी वजह से वहां पे गोलियां चलानी पड़ी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था। ठीक है ना, वो 84 में ही चला है। फिर उसके बाद उन्हीं के ही 2 जो गार्ड थे, सिख थे, वो उन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी गोली मार के। तो वो भी 84 में ही हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, उसी समय जो सिख राइट चले हुए थे, तो उस वजह से ये लगाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नानावती कमीशन। और नानावती कमीशन एक और से संबंधित है, जो कि 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, वो भी इन्होंने ही किया हुआ है, नानावती कमीशन। वो उसी कमेटी के ही मेंबर थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द 4th जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? चौथे आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ठीक है ना, तो देखिए 4th जो थे वो हुए थे 1967 में। ठीक है, 1967 में। अभी रिसेंटली वाले कौन से हुए हैं? तो देखो 16वें, 17वें और 18वें जो हैं, ये मोदी सरकार जो है इसमें आई है। ठीक है, 2014, 2019 और 2024। तो ये हमारे ध्यान रखना है थोड़ा सा यहाँ पे, 16वें, 17वें और 18वीं लोकसभा जो बैठी हुई है। ठीक है, एक आपने याद करनी, छठी लोकसभा का भर्ती, तो 6th लोकसभा आई थी 1977 में। ठीक है, जब इमरजेंसी भी हटाई गई थी, तो उस समय के बाद का हुआ ये। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक 6th वाला भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाड्स सैंड? जो है मोनाजाइट जो रेत है, उसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? ठीक है, इसमें पाया जाएगा थोरियम। ठीक है, थोरियम, जो आपका थोरियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसमें, जिससे कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स भी बनते हैं, जैसे कि आपका यूरेनियम होता है। तो जितने भी यूरेनियम, थोरियम इस तरह से होते हैं, उनमें रेडियो एक्टिविटी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द ओल्डेस्ट? सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? भाई ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, 2 से लेकर 7 तक सबसे पुराने हैं। ठीक है, 8, 9, 10 जो है वो बाद में बने हुए हैं। तीसरे मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र है, जो सावित्र देव मतलब सूर्य देव को समर्पित है। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो ऋग्वेद में क्या बताया गया है भाई? तो ऋग्वेद में बताया गया है भगवान की स्तुति करना, मतलब पूजा पाठ करना, देवी देवताओं का ज्यादा बखान करना, वो उसमें आता है ऋग्वेद के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजु का मतलब होता है यज्ञ करना। यजुर्वेद 2 है, वो 2 में बटा हुआ है, एक शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 भागों में बटा हुआ है, जो गद्य और पद्य उसमें है। ठीक है,
पोएम एंड प्रोजेज इसका मतलब। फिर आता है सामवेद। सामवेद जो है वो संबंधित है गाने से, साम का मतलब है गायन, ठीक है, म्यूजिक उससे। तो जितने भी ऋग्वेद में आपके जो श्लोक थे, मंत्र थे, उनको फिर एक टोन सेट करके उसको एक म्यूजिक, एक सॉन्ग की तरह जो है बताया गया है फिर इसमें। और अथर्ववेद, सामवेद को म्यूजिक का जनक भी बोलते हैं भारत में। अथर्ववेद जो है इसमें ब्लैक मैजिक है ना, मेडिसिन और जादू टोना वगैरह इससे संबंधित है ये। और इसमें मेडिसिन हो गया, न्यूक्लियर साइंस भी हो गया, तो इसको आधुनिक एडवांस टाइम की साइंस का जनक भारत में जो है वो माना जाता है अथर्ववेद को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज द लॉन्गेस्ट नाइट इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी रात जो है किस तारीख को होती है? ठीक, तो भारत में सबसे लंबी रात मतलब 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है। सिर्फ इंडिया में नहीं, होता क्या एक्चुअल में, देखिए हम बात कर रहे हैं सॉल्स्टाइस की। सॉल्स्टाइस एक होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब है दिन और रात बराबर होना, मतलब दिन अगर 12 घंटे का है तो रात भी 12 घंटे की है, ठीक है, दिन और रात का बराबर होना। इक्विनॉक्स जो सिचुएशन है वो सिर्फ पूरे पृथ्वी में एक ही जगह होती है, वो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी इसको बोला जाता है। तो इसी में ही ये घटना घटती है। इक्विनॉक्स जो है ये 2 बार आता है आपका, ठीक है, कब कब आता है ये? एक तो 21 मार्च को, ठीक है, एक तो कब आएगा ये 21 मार्च को, और दूसरा आता है 23 सितंबर को। इसका मतलब है कि सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, सूर्य की किरणें ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ती है, तभी यहां पे दिन और रात बराबर होते हैं। तो 2 डेट में कब, एक तो 21 मार्च को सूर्य बिल्कुल ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर होगा, और एक 23 सितंबर को बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। अब सॉल्स्टाइस का मतलब है दिन और रात में मैक्सिमम डिफरेंस, और ये मैक्सिमम डिफरेंस कब देखने को मिलेगा? जब सूर्य कभी कर्क रेखा के ऊपर होगा या सूर्य कभी फिर मकर रेखा के ऊपर होगा, ठीक है। तो हमें पता ही है कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन जो है बड़ा होता है, ठीक है ना। दिन क्या होता है उस समय? बड़ा होता है, क्योंकि इस समय सूर्य कहां है? कर्क रेखा के ऊपर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। फिर मकर रेखा जब सूरज नीचे आता है, दैट इज 22 ऑफ दिसंबर, 22 दिसंबर को सूरज कहां होता है? दक्षिणी गोलार्ध के, मतलब यहां पे मकर रेखा के ऊपर। तो यहां दिन बड़ा होता है और यहां पे क्या होगी? नाइट, यहां पे रात बड़ी होगी। उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। अब क्यों ये उल्टा होता है? यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर इंडिया है सपोज, तो इंडिया में गर्मियां कब पड़ेंगी? मई जून के आसपास, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां कब पड़ती हैं? तो भाई दिसंबर जनवरी के आसपास गर्मियां पड़ती हैं नीचे उस समय, क्योंकि सूरज उस समय कहां होता है? 22 दिसंबर को सूरज कहां होता है? मकर रेखा के ऊपर। तो निचले इस पोर्शन में गर्मियां अलग टाइम में होती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड? देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी है? एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए कहां है, ठीक है ना, कितनी है। तो देख लीजिए, ये है हमारी अक्षांश रेखाएं और ये है हमारी देशांतर रेखाएं। जो ऊपर से नीचे को आती हैं वो कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं में मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो मिलता है आपको इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा के ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखो ये ऐसे को आती है इस तरह से, राइट। और हम बात करें कि मैक्सिमम डिफरेंस 0 किलोमीटर कहां होगा? पोल्स में, क्योंकि ये आपस में टकराती हैं। यहां से चलते हुए भूमध्य रेखा की तरफ को ये मैक्सिमम हो जाती है। तो 111.3 किलोमीटर मैक्सिमम कहां होता है इसका? भूमध्य रेखा के ऊपर। तो देशांतर जो रेखाएं हैं उनके बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा इक्वेटर पे होती है 111.3 किलोमीटर।
ठीक है। और ये वाली रेखाएं तो पैरेलल हैं आपस में, ठीक है, तो कभी मिलती नहीं है, तो इसमें एक से दूसरे के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, बस 0.3 का ही, बाकी नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द मोस्ट टाइम जोन। अब टाइम जोन आते हैं, भारत के पास एक टाइम जोन है जो कि नैनी से गुजरता है। इंडिया का टाइम जोन 82.5 पूर्वी देशांतर है, ठीक है, देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो ये कहां से गुजरता है, यूपी इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है ये, ठीक है। तो ये टाइम जोन है जहां से इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम हम बोलते हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम जोन आते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा आती हैं रशिया के पास। चाइना इतनी बड़ी है, उसके पास सिर्फ 2 टाइम जोन है। यूएसए और रशिया के पास, दोनों के पास 11 टाइम जोन है, ध्यान रखना है कितने हैं, 11। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जोन रखने वाली जो कंट्री है वो है 13, उसके कितने हैं, 13 टाइम जोन हैं, ठीक। तो वो कौन सी है, ऑफ नन ऑफ दीज है यहां पे लिखा हुआ, तो यहां पे तो नन ऑफ दी अबव होगा आंसर, क्योंकि वो फ्रांस है, फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइम जोन आते हैं। अब आप बोलोगे कि फ्रांस इतनी छोटी सी कंट्री है, कैसे होगा, तो भाई पूरे मान लो ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहां फ्रांस है, तो फ्रांस के अंदर ऑक्यूपाइड कुछ आइलैंड्स जो हैं वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो यहां से टाइम जोन है, इधर से है, इधर से, इधर से, इस तरह से हर जगह से टाइम जोन जो है वो बांटे हैं। फ्रांस के 13 टाइम जोन आते हैं, रशिया के 11 हैं, यूएसए के भी 11 हैं, भारत के सिर्फ 1 हैं, चाइना के 2 हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस डेजर्ट गोभी, ये भी है गोभी, गोभी मरुस्थल कहां पे है, गोभी मरुस्थल कहां देखने को आपको मिलेगा, तो देखिए जी, गोभी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है एशिया के अंदर, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट चाइना में मिलता है और कुछ पार्ट इसका मंगोलिया में मिलता है, तो यहां पे मंगोलिया वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, अब हम डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, नहीं पूछा गया है गर्म, ना पूछा गया है ठंडा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, ध्यान रखना है, अंटार्कटिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। कोल्ड और वार्म नहीं पूछा गया है, गर्म पूछा जाए तो फिर करोगे आप सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल जो बड़ा है वो कौन सा है भाई, तो गोभी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल। भारत में क्या ठंडा मरुस्थल है, तो लद्दाख ठंडा मरुस्थल है। गर्म मरुस्थल जो भारत का है उसका नाम क्या है, तो थार उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कालाहारी डेजर्ट कहां पड़ता है भाई, कुछ कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। तो कालाहारी जो डेजर्ट है ये आपका पड़ता है बोत्सवाना में, अफ्रीका, बोत्सवाना कंट्री जो है अफ्रीका में, बोत्सवाना में मिलेगा आपका कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। फिर आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है पेंटागोनिया, बहुत बार पेपर में आया है, कमीशन में स्पेशली, पेंटागोनिया डेजर्ट जो है आपको कहां मिलेगा, तो पेंटागोनिया जो है ये आई थिंक टॉरिड जोन में पड़ता है, ये पड़ता है आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में जो कंट्री है अर्जेंटीना, उसमें पेंटागोनिया का डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अटाकामा डेजर्ट, ये भी बहुत बार आता है, अटाकामा डेजर्ट, ये विश्व का सबसे ड्राईएस्ट प्लेस है, सबसे ड्राई प्लेस है ये अटाकामा डेजर्ट जो है। ये कहां है, तो ये बोलिविया, चिली, एक्वाडोर, ये इन कंट्रीज के पास दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा। कहां कहां पे, चिली, बोलिविया, एक्वाडोर, एक्वाडोर से नीचे पेरू, मेनली तौर पे पेरू, इन 3 कंट्रियों की बाउंड्री में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। पेरू, एक्वाडोर पेरू से थोड़ा ऊपर है तो कुछ हिस्सा आएगा, लेकिन मेन बोलिविया, चिली और पेरू में। अटाकामा डेजर्ट जो है ये सबसे, ठीक है, सबसे क्या है, ड्राईएस्ट प्लेस है अर्थ का। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आते हैं, इसमें विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन है, सिम्पसन है, ये ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जो हैं आपको डेजर्ट रहेंगे। कौन कौन से, विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन,
सिम्पसन, ये सारे डेजर्ट कहां मिलेंगे आपको? ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेंगे। ठीक है, काराकोरम डेजर्ट कहां मिलेगा? काराकोरम डेजर्ट, तो ये मध्य एशिया में है, ये सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया के अंदर, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए जी, फिर नेक्स्ट अब हमारे पास है Whose winds speed is the highest? किसकी हवा की गति सबसे अधिक होती है? साइक्लोन की, टॉर्नेडो की, हाफ स्टॉर्म की? तो देखिए टॉर्नेडो की सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना है। चक्रवात हैं ये, टॉर्नेडो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। ठीक, अब देखो जितने भी साइक्लोन हैं, चक्रवात हैं, ये दो कारणों से बनते हैं। जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर की विंड आपस में जब टकराती हैं, मतलब गर्म करंट जो होता है और ठंडा करंट जो होता है हवाओं का, वो आपस में आकर टकराता है, उसकी वजह से जो है ये चक्रवात जो है उठते हैं। ठीक है, तो चाइना में इनको क्या कहा जाता है? तो इनको टाइफून बोलते हैं। चाइना के अंदर जो भी चक्रवात आपको चाइना के साउथ चाइना सागर में देखने को मिलेंगे, टाइफून उसको कहा जाता है। भारत में जो आते हैं उसको सिंपल हम साइक्लोन या फिर चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, कौन से? उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल भारत के अंदर जो हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उसमें बोलते हैं हम विली विली, इस तरह से कुछ नाम पड़ता है उसका, विली बोलते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। इंडियन ओशन में हो गया, इसमें कौन सा हो गया? ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं हिंद महासागर के अंदर। ठीक है, हरिकेन कहां आते हैं? तो ये आते हैं कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सी, जो कि मैक्सिको के पास है, कैरेबियन सागर, मैक्सिको। ठीक है, तो यहां पे हरिकेन आते हैं, हरिकेन। ठीक है, हरिकेन कहां आएंगे? कैरेबियन सागर के अंदर, तो ये याद रखना है आपने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि टॉर्नेडो, ट्विस्टर्स, ये आते हैं यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। टॉर्नेडो भी, ट्विस्टर्स भी, ये वहां पे आते हैं। तो देखिए टाइफून आते हैं चाइना के अंदर, चक्रवात भारत में, ऑस्ट्रेलिया विली ये बहुत बार आता है। हरिकेन जो है वो क्या बोलते हैं, कैरेबियन सागर में आते हैं, यूएसए और मैक्सिको की वहां पे जो खाड़ी है उधर। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन? प्रशांत महासागर में कौन सी खाई है? सबसे गहरी कौन सी है विश्व में? मरीना ट्रेंच। तो मरीना ट्रेंच जो है ये आपको कहां मिलेगी? फिलीपींस के पास, फिलीपींस कंट्री जो है उसके पास देखने को मिलेगी। मारियाना ट्रेंच भी बोलते हैं इसको, मरीना ट्रेंच भी बोलते हैं। चैलेंजर्स डीप भी इसका नाम है, चैलेंजर्स डीप भी। ये वर्ल्ड की सबसे गहरी गर्त है, ये है ना, समुद्र के अंदर सबसे गहराई जो है वो मारियाना ट्रेंच के बोली जाती है। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना आपने, मारियाना ट्रेंच। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट लेक? सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम। साइबेरिया, ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया भी बोलते हैं इसको, साइबेरिया का मोती भी कहा जाता है। साइबेरिया मतलब रशिया में, ठीक है, कहां है? रशिया में है साइबेरिया। ठीक है, वहां पे बैकाल सबसे गहरी है। ठीक है, स्लेव की बात करें, कनाडा में पड़ती है, ये कनाडा की सबसे गहरी है। ठीक है, मटानो लेक की अगर हम बात करें तो ये इंडोनेशिया की सबसे गहरी है। और लेक ह्यूरोको की बात करें हम तो ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड की सबसे गहरी झील है। तो ये तो थी गहरी झील। अगर हम सबसे बड़ी झील की बात करें, सबसे बड़ी कौन सी है? तो कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी, खारे पानी की भी है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक भी है। ठीक, फ्रेश वाटर कौन सी है? तो सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील कनाडा के पास मिलेगी, कनाडा और यूएसए के बीच में। ठीक है, वहां देखने को मिलेगी आपको, वो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, सबसे ऊंची पर, मतलब हाईएस्ट एलिवेशन पे, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो उसका नाम टिटिकाका। टिटिकाका जो है सबसे हाईएस्ट
एल्टीट्यूड पे पाई जाने वाली एक नौका युक्त झील है ये, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपने, ठीक, रिपीटेडली क्वेश्चन है ये। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्टिनेंट इज पेरू लोकेटेड। भाई पेरू एक बड़ा ही फेमस हो चुका है हमारा, ये मान लीजिए दक्षिण अमेरिका है इस तरह से, ठीक है, तो यहां हमारा पेरू पड़ता है। ऊपर जो है एक्वाडोर है, इसके ऊपर कोलंबिया पड़ता है, यहाँ पे वेनेजुएला है, इधर बोलीविया है, यहाँ पे चिली है, ये है आपका अर्जेंटीना, और यहाँ पे आपका उरुग्वे और साथ में ब्राजील जो है वो आ जाता है, ठीक। तो पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। पेरू की कैपिटल है लीमा, बस ये ध्यान रखना है, लीमा इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेक डज द नाइल रिवर ओरिजिनेटेड। नील नदी का जो उद्गम है वो किस झील से है। तो भाई नील नदी जो है दो नदियों से मिलकर बनी है। मान लीजिए ये अफ्रीका का मैप है जस्ट सपोज, तो एक नदी निकलती है ब्लू नील और एक निकलती है व्हाइट नील, ठीक है, इस तरह से चलती हुई, और यह है इजिप्ट। तो हम सब ने पढ़ा हुआ है बहुत बार, मिस्र की देन या फिर नील नदी की देन किसको कहा जाता है, नील नदी की देन किसको कहा जाता है, तो मिस्र को बोला जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है। गिरती कहां है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये गिरती है भूमध्य सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर में गिरती है जाके, ठीक। और ये विक्टोरिया झील से निकलती है, ये विक्टोरिया झील, ये याद रखना है, विक्टोरिया झील अफ्रीका के अंदर, ठीक है, लेक विक्टोरिया से निकलती है नाइल नदी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सेम वही झीलें साथ साथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन बांग्लादेश द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज। ब्रह्मपुत्र किस नदी के नाम से जानी जाती है। सांगपो बोलते हैं, यमुना नदी बोलते हैं, सियांग बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, ठीक है। तो भाई चलो इसको देख लेते हैं एक बार हम। सपोज हमने ये बनाया मैप, इंडिया का मैप बना दिया हमने, ठीक है, ये त्रिपुरा हो गया इस तरह से। यहां से जब ये नदी आती है, मान लो ये ब्रह्मपुत्र है, यहां से इसने एंटर किया भारत के अंदर, यहां से आते हुए यहां से आ गई गंगा, ठीक है। तो यहां अगर हम बोल लें कि गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में दो पार्ट में बट गई, एक है हुगली एक है गंगा। गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती है मानसरोवर झील से, जहां पे इसको चाइना में या तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो, यारलुंग सांगपो भी इसको कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसको दिहांग बोलते हैं, और असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसका नाम जमुना बन जाता है, जमुना, ठीक है। तो यहां पे जमुना वुड बी द राइट आंसर, पर यहां पे यमुना लिखा है तो इसको हम जमुना कर देंगे। जमुना जो है सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। तो जमुना के नाम से जो है ये जानी जाती है स्पेशली, ठीक है। कहां पे, तो बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, जमुना। यहां पे इसको यमुना कर दिया है तो इसको जे कर दीजिए जमुना को। जमुना नदी गिरती है पद्मा में, ठीक है, तो उसके नाम बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा ही रहता है, नीचे को पद्मा, ध्यान दें। यहां से आपके नागालैंड और मणिपुर के पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। बराक नदी, बराक नदी जब यहां पे जब पद्मा से गिरती है तो उसको मेघना, मेघना के नाम से ये सबसे एंड में जाके कहां गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। तो मेन क्वेश्चन आता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरती हैं, तो मेघना के नाम से हैं। बाकी तो ये इनके नाम है, यारलुंग सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा इसको असम में कहा जाता है, और जमुना इसको बांग्लादेश में बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्लियर। तो आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।